नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अब यह कहने में संकोच नहीं है। इसके जिम्मेदार एकमात्र अमेरिकी ताकतें हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद का जीविका का आधार ही युद्ध है, और जब कभी विश्व युद्ध होता है तो इसके लिए महाभोज के समान होता है। आप अगर दो महायुद्ध को देख लें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्धों में अमेरिकी साम्राज्यवाद ने अकूत दौलत कमाया है। हथियार बेच करके दोनों पक्षों को हथियार देता रहा है, बदले में पैसा लेता रहा और धन्ना सेठ बन गया। दुनिया का महान आर्थिक महाशक्ति बन गया। तात्पर्य युद्ध अमेरिका की जीविका है, रोजी रोटी है। लेकिन सारी दुनिया के साथ ऐसी बात नहीं है। दुनिया के सारे देश शांति की बात करते हैं, शांति से रहना चाहते हैं और शांति में ही अपनी जीविका को सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम सभी की जीविकाएं हैं। कोई खेती करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई अन्य कामों को अंजाम देते हैं। लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद का एकमात्र काम है युद्ध, और युद्ध के जरिए अपना हथियार बेचना और अपना जीविका पालन करना। मध्य एशिया में जिस तरह से इजराइल, जो अमेरिका का पिट्ठू है और इसको बगल बच्चा भी बोल सकते हैं आप, है वो जिस तरह से पूरे देश में, पूरे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़, वहाँ पर युद्ध का माहौल बना दिया है, वह भी अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है, निशंस है। जब इजराइल की बात चल रही है तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि इजराइल यहूदियों का देश है। ये कहा जाता है दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर यहूदी रहते हैं तो इजराइल की नागरिकता उसे स्वतः मिल जाती है और इजराइल में वहाँ के नागरिक वो हो जाते हैं। ये बगल बच्चा इजराइल अमेरिका के इशारे पर काम करता है और अपने धौंस मध्य एशिया में जमाए रहता है, अरब मुल्कों में जमाए रहता है। ये दृश्य का एक परिदृश्य है। दूसरा परिदृश्य है आपको रशिया का। रशिया महत्वपूर्ण इसलिए होता है इन क्षेत्रों में कि रशिया वह समाजवादी मुल्क था जो 1917 ईस्वी में समाजवादी क्रांति करके लेनिन के नेतृत्व में और स्टालिन के नेतृत्व में दुनिया को एक नई दशा से सुदर्शित किया था। रशिया के महान नेता लेनिन प्रथम विश्व युद्ध में और स्टालिन द्वितीय विश्व युद्ध में अपने आप को, अपने देश को, पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया था, फासिस्ट को हराकर। आपको याद होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका कारक हिटलर के माना जाता है, और हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों का हत्या किया था। होलोकॉस्ट कहा जाता है उसको, है यहूदियों का नरसंहार। यहूदियों के इस भयानक नरसंहार से पूरी दुनिया द्रवित हो गई थी और परिणामतः हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई और हिटलर को अंततः खत्म कर दिया गया, खत्म करना पड़ा। वही यहूदी जिसका नरसंहार हिटलर ने किया था, होलोकॉस्ट किया था, जलती भट्टी में जलाया था, गैस चैम्बर में जला कर मार डाला था हिटलर ने, वही यहूदी को जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल में स्थापित किया गया, जो फ़िलिस्तीन का हिस्सा था, अरब मुल्क के बीच का हिस्सा था, तब वही तरीका उन यहूदियों ने अपना लिया है जो कभी हिटलर ने अपनाया था। ये यहूदी जो इजराइल में रहते हैं, यह एक के बाद एक लगातार फ़िलिस्तीन के मुल्क को हड़पते जा रहा है और गाज़ा को सुन्न सपट्टा कर दिया है। हजारों बच्चों को, महिलाओं को मार डाला है बेरहमी से, निशंस तरीके से। यहाँ तक ही नहीं बल्कि हजारों फ़िलिस्तीनियों को इन्होंने जेल में बंद रखा है, जिन पर अत्याचार की इंतहा की जाती है। वहाँ कोई नियम कायदे लागू नहीं होते हैं। यही यहूदी जो हिटलर के दुख से पीड़ित थे, हिटलर के नरसंहार से पीड़ित थे, आज वही यहूदी
आज फ़िलिस्तीनियों के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं जो कभी इनके साथ में हिटलर ने किया था। परिणामतः स्थिति ये हुआ कि पूरे अरब कंट्री, पूरी दुनिया इजराइल से दुखी है, इजराइल को देखना नहीं चाहती है, इजराइल को एक नरसंहारी, एक नृशंस कृत्य के रूप में, कृत्यकर्ता के रूप में याद कर रही है आज। मामला आते हैं तृतीय विश्व युद्ध का। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध थमा नहीं। युद्ध हमेशा अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं न कहीं करता रहा है, चाहे वो उत्तर कोरिया का हिस्सा हो, कोरिया हो, या फिर आपको वियतनाम हो, कंबोडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक हो। पूरी दुनिया में हर दिन यह युद्ध करता रहता है। लेकिन यह युद्ध तब ज़्यादा तेज गंभीर हो गया जब यही रशिया, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, उसके मुहाने पर यूक्रेन को पटियाकर अमेरिकी साम्राज्यवाद ने उसे नाटो में शामिल करना चाहा। रशिया काफ़ी लंबे अरसों तक इन सवालों को ले उठाता रहा और विरोध दर्ज कराता रहा। लेकिन जब इंतहा हो गई और वह नाटो के सेनाओं को यूक्रेन में नाटो में शामिल होने के बाद जो रशिया के बॉर्डर पर चला आता, उससे छुटकारा पाने के लिए रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। जो युद्ध आज लंबे दिनों से चल रही है, 22 में शुरू हुआ था, आज 24 हो गया है। ये युद्ध निश्चित तौर पर वह युद्ध नहीं है जो वियतनाम में अमेरिका ने किया था, या अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने किया था, या गाज़ा में दशकों से इजराइल करता आ रहा है। इस युद्ध में रशिया कुछ मापदंड रहे हैं। इन्होंने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, बच्चों को टारगेट नहीं किया, महिलाओं को टारगेट नहीं किया, यह रिहायशी मकानों पर टारगेट नहीं किया, जब तक कि उसे पुख्ता सबूत न मिल जाए उस भवन के, उस रिहायशी भवन में यूक्रेनी सैनिक मौजूद हैं जो रशिया पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि यह युद्ध का दो स्वरूप है। एक युद्ध का वह स्वरूप है जो रशिया अपना रहा है, और एक युद्ध का वह स्वरूप है जो नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल कर रहा है और अमेरिका के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद करता रहा है। इराक को तो उन्होंने ध्वस्त ही कर दिया। युद्धों को इस फर्क से देखना चाहिए। अब जब रशिया के खिलाफ, रशिया को तोड़ने के लिए, क्योंकि रशिया को एक बार तोड़ चुका है 15 कंट्री में अमेरिका ने, जो सोवियत संघ विघटन हुआ था 1991 में, उसके बाद रशिया को यह तोड़ना चाहता है अमेरिका 42 टुकड़ों में, ताकि कभी रशिया सर न उठा सके। अर्थात लेनिन की मातृभूमि, स्टालिन की मातृभूमि, जो पूरी दुनिया को सदैव प्रेरणा देता रहा है, उसको इतना ध्वस्त कर दिया जाए वो प्रेरणा लेने के काबिल ही ना बचे। अब जब युद्ध के दो तरीके दिख रहे हैं आपको, जिसमें एक युद्ध में जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और नेतन्याहू कर रहा है, वह सीधे सीधे महिलाओं को, बच्चों को टारगेट कर रहा है। वहीं रशिया केवल और केवल सैनिक को टारगेट कर रहा है, और जो हथियार उन्हें प्रोवाइड होता है नाटो की तरफ से, अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ से, उसको टारगेट कर रहे हैं। युद्ध का ये दो स्वरूप एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे समझना चाहिए हम सभी लोगों को। लेकिन रशिया इसमें एक और नया चीज़ चल रहे हैं, वो उन तमाम उत्पीड़ित तबकों को, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आपको फ़िलिस्तीन का गाज़ा है, जहाँ पर हमास नामक संगठन रहा है। हमास ने भी 1 साल पहले हमला कर दिया इजराइल पर। चूँकि इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है, बगल बच्चा है, तो इससे अमेरिका भड़का और उसने लगातार गाज़ा को नस्तानाबूद कर दिया। उसने लेबनान पर भारी हमला किया है हिजबुल्लाह के नेतृत्व में। हालांकि हिजबुल्लाह भी काफ़ी लड़ा है, हमास भी काफ़ी लड़ा है, इसी में हैती भी है जो लगातार इजराइल पर हमलावर है। लेकिन इसमें एक बुनियादी मोड़ आया तब जब ईरान ने 180 मिसाइल दाग दिए इजराइल के सर पर।
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल में जो भी हमले किए गए हैं वह उतने घातक नहीं हैं इस जितना कि नरसंहार महिलाओं बच्चों पर इजराइल कर रहा है। वह भी उनका कुछ खास टारगेट पर ही उन्होंने हथियार डाले हैं, अपना मिसाइल फेंके हैं। ईरान, आप जानते हैं ईरान के बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे जो यहाँ तक राष्ट्रपति को भी इजराइल ने मार डाला है, उनके वैज्ञानिकों को भी मार डाला है। इसके बाद भी ईरान जो है काफ़ी सहनशीलता के साथ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब जब इजराइल पर ईरान ने हमला किया है, 180 मिसाइल दाग दिए हैं और इराक ने कहा कि अगर दोबारा हिमाकत इस तरह करेंगे आप अगर, तो आपको पर और ज़्यादा तीखा प्रहार होगा। चिट्टी पिट्टी यहीं पर गुम हुई है, इजराइल की भी और अमेरिका का भी। यह लोग कहते हैं यह रणनीति रशिया का है, अर्थात पुतिन का है। पुतिन निश्चित तौर पर एक बहुत ही तेज़तर्रार राष्ट्र संचालक रहे हैं और हैं भी। उन्होंने जिस तरह से पूरे अपने क्षेत्र के सीमावर्ती लोगों को, अरब कंट्रीज़ को, यहाँ तक कि चाइना, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देशों को एकजुट किया है और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया है, वह भी एक सराहनीय कदम है और एक बेहतर शक्ति संतुलन पैदा करने की कोशिश किए हैं। यही कारण है ईरान के हमला करने के बाद भी अमेरिका और इजराइल कुछ नहीं बोल रहा है, खामोशी से खून का घूंट पीकर रह रहा है। जिस तरह से एक बिगड़ैल आदमी, बिगड़ैल बच्चा लगातार हमला करता रहता है, काटता रहता है, खाता रहता है और उसके पिता उसके पीछे खड़ा रहते हैं कि तुम तो कुछ भी करो, हम देखेंगे अगर आगे कोई कुछ तुम पर हमला करता है तो। ठीक यही स्थिति इजराइल का है और अमेरिका उसका पिता के तौर पर तैनात है। जब कभी इजराइल की बात होती है तो इजराइल हमेशा अपने आप को प्रीत के रूप में दिखाता है। वह दिखाता है, देखिए मुझे कितना पीटा है जर्मनियों ने, कितना मारा है हमें हिटलर ने, हम तो बहुत ही प्रीत हैं, हम बहुत ही दुखी हैं। लेकिन जिस तरह की गतिविधि, जिस तरह की नृशंस हत्याएँ औरतों बच्चों पर कर रहा है इजराइल, वह उसके पाप को छिपा नहीं पा रहा है, उसके पुराने पाप फिर से खुल रहे हैं। यही कारण है कि आज कई ऐसे लोग भी हैं जो यह बोलने में नहीं हिचक रहे हैं कि यहूदियों को सिर्फ 60 लाख ही क्यों मारा हिटलर ने, पूरी यहूदी कौम को ही ख़त्म कर देना चाहिए। यह भी एक सवाल उठ रहा है। यहूदी को बदनाम किस तरह से इन्होंने किया है नेतन्याहू ने, इजराइल ने, वो निश्चित तौर पर यहूदियों के खिलाफ एक गुस्सा का प्रारूप बन रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तृतीय विश्व युद्ध का बिगुल फुका रहा है। कोई नहीं जानता है तृतीय विश्व युद्ध बदलेगा नहीं बदलेगा, अगर बदलता है तो क्या स्वरूप लेगा, यह भी हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और रशिया में क्रांति हुई, सोवियत संघ का निर्माण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आधी दुनिया चीन समेत समाजवादी मुल्कों में तब्दील हो गया। और अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर इसका भी एक समाजवादी रूपांतरण कहीं न कहीं देखा जा सकता है। हम नहीं जानते हैं कि क्या यही कारण है कि अमेरिका या रशिया कोई भी तृतीय विश्व युद्ध शुरू करना नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको, युद्ध अमेरिका का रोजी रोटी है, युद्ध उसका व्यापार है, युद्ध ही उसका जीवन है। ऐसे जीवन को समाप्त कर देना बेहद ही ज़रूरी है। हर दुनिया के हर मेहनतकश जनता, मेहनतकश लोग, किसान, मजदूर, वैज्ञानिकों और तमाम उन लोगों को जो युद्ध के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन्हें एकजुट होना पड़ेगा इस युद्ध के खिलाफ, एक नए युद्ध के लिए। क्योंकि युद्ध को समाप्त केवल और केवल आप युद्ध से ही कर सकते हैं। उसे पीछे हट करके, उससे भाग करके आप युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते हैं। रशिया ने जिस तरह से एक गठबंधन बनाया है अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, वह बिल्कुल ही प्रशंसनीय है, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में समाजवादी क्रांति होती है तो निश्चित तौर पर यह भी देखा जाएगा रशिया क्या स्वरूप लेगा, अमेरिका तो स्वरूप लेगा ही। याद कर लीजिए, भारत में भी इसी तरह का एक आंदोलन चल रहा है, माओवादियों का आंदोलन, जो कि लगातार जिस पर दमन ढाए जा रहे हैं, जिनके मात्र चंद महीनों में ही 194 से अधिक कॉमरेड्स की शहादत हो चुकी है। वे अगर जीत जाते हैं युद्ध को
निकलते हैं अगर हैं, ताकत जुटाते अगर हैं, तो वह युद्ध निश्चित तौर पर अमेरिकी साम्राज्यवाद भी लड़ेगा, नाटो लड़ेगा। उसमें रसिया रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अर्थात समाजवाद को पनपने का एक सुंदर मौका विश्व युद्ध देता है, क्योंकि उस वक्त साम्राज्यवाद आपसी अंतर्विरोध में इतना मशगूल होता है कि वह इस पर ध्यान ही नहीं दे पाता है कि हमारे बगल में कहीं समाजवादी क्रांति होने जा रही है। और यही कारण है कि दो विश्व युद्धों के बाद दुनिया में समाजवादी व्यवस्था कायम हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद वो धीरे धीरे खत्म भी हो गया। शांति युद्ध एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, गंभीर चीज़ है। शांति के पक्षधरों को भी युद्ध लड़ना पड़ेगा और अशांति युद्ध के पक्षधर तो युद्ध लड़ ही रहे हैं। देखते हैं ये रसिया अमेरिका का ये कशमकश, यह युद्ध किस स्वरूप ग्रहण करता है, और अगर ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप धारण करता है तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में समाजवादी मुल्क तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह भी देखने लायक चीज़ होगा। भारत के से भी काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के माओवादी शायद समाजवादी क्रांति के लिए अग्रसर हो जाए, लेकिन हम नहीं जानते तृतीय विश्व का मौका अगर आता भी है तो भारत में क्रांति हो पाती है या नहीं हो पाती है, या होती भी अगर है तो किस तरह से होती है। लेकिन यह सच है, दुनिया किसी न किसी मुल्क में समाजवाद ज़रूर पैदा होगा, ज़रूर खड़ा होगा, जो युद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ेगा शांति के लिए। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।